हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 6 चैप्टर का दूसरा भाग, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। जिसमें हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे किसानों के जीवन के बारे में कि भारत की गुलामी के बाद किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कि भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और किसान दरिद्र हो गए थे, गरीब हो गए थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। तो इस दरिद्रता के या गरीबी के क्या मुख्य कारण थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है नई भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व का मतलब होता है कृषि से लिया जाने वाला टैक्स या फसलों पर लगने वाला टैक्स, जिसे भू राजस्व कहा जाता है। इसमें जिसके कारण भारतीय किसान दरिद्र हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। भारतीय किसानों से ज़्यादा फसलें उत्पादन करने के लिए कहा जाता था और उसका ज़्यादातर लाभ या हिस्सा केवल अंग्रेज़ों के पास पहुंचता था, जो उनकी दरिद्रता का एक कारण रहा है। इसमें एक प्रणाली अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसे नाम दिया गया है इजारेदार या ठेकेदारी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेज जिस ज़मीन को नीलाम करते थे, उस पर बहुत सारे ठेकेदार या इजारेदार ऊंची बोली लगाते थे, और जो भी व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता था, वो ज़मीन उसे दे दी जाती थी। और ठेकेदार अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का बहुत शोषण करते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा मुख्य रूप से कुछ नीतियाँ अपनाई गई थी कर इकट्ठा करने की, जिनमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहली जो थी हमारी 1793 में जो लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, जिसे नाम दिया गया इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त या इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसमें थी हमारी रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। तो तीन मुख्य प्रणालियाँ थी जिनके द्वारा अंग्रेज भारत से अधिक कर वसूलते थे, रेतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी। इसमें रेतवाड़ी में ज़मीन का मालिक किसान को मान लिया गया, और महलवाड़ी में महल मतलब गांव को कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह जो अपने गांव कहलाता था और अपनी ज़मीन पर कृषि करता था और बदले में टैक्स सरकार के पास जमा कराता था। तो ये तीन प्रणालियां हैं जो किसानों की दरिद्रता की मुख्य भूमिका निभाती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला है कृषि पर जनसंख्या का दबाव, या अधिक जनसंख्या होने के कारण कृषि पर क्या दबाव पड़ा है। इसमें किसानों की दरिद्रता में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है जनसंख्या का अधिक होना। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई, ऐसे ही जोतों का आकार छोटा, यानी कि कम ज़मीन, छोटी जोतें होती चली गई, या ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिन पर हल चलाना या कृषि करना बहुत मुश्किल था। एक हिंदू उत्तराधिकारी कानून के कारण बहुत सारी जोतें तो ऐसी हो गई जो इतनी छोटी थी कि उन पर हल से उनकी जुताई करना बहुत नामुमकिन था। और इसके अलावा भारत के जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो समाप्त हो गए थे। जो लोग इनमें काम करते थे, अब वो भी अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर आश्रित हो गए थे, और जिसके कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही जा रहा था, जो किसानों की दरिद्रता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला आता है हमारा तीसरा, सरकार द्वारा कृषि सुधारों की उपेक्षा। तो अंग्रेज सरकार का मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था केवल ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक लाभ कमाना और किसानों की
ज़्यादा से ज़्यादा भूरा से इकट्ठा करना उसका उद्देश्य था। और किसानों की कृषि या किसानों की सरकार के द्वारा उपेक्षा की जाती थी। कृषि पैदावार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं, सिंचाई की साधनों की सुविधाएं या उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। और जो भी टैक्स आता था, सरकार उस टैक्स को अपने कर्मचारियों या सेना या अपने अधिकारियों पर खर्च करती थी। और कृषि के विकास की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं था, जो पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा भू राजस्व वसूल करने के कठोर तरीके, जो मुख्य रूप से दरिद्रता, किसानों की दरिद्रता का एक कारण माना गया है। इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी सरकार, जैसा कि बता चुके हैं, का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, भू राजस्व इकट्ठा करना था। और भारतीय किसानों से या किसानों से अंग्रेजी अधिकारी बहुत कठोरता से कर वसूलते थे। चाहे किसी की पैदावार हुई हो या नहीं हुई हो, या किसी की फसल नष्ट हो गई हो, या किसी भी कारणवश किसान जब टैक्स नहीं देते थे तो उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे और उन्हें बेइज्जत किया जाता था। जो भी किसान या जमींदार सरकार के पास समय पर टैक्स नहीं जमा करा पाते थे तो उनसे उनकी जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी या जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, जो किसानों की बदतर दशा का एक प्रमुख कारण माना गया है। आगे आता है हमारे इसमें पांचवा, सरकार और किसानों के मध्य बिचौलियों की संख्या का बढ़ना। कि सरकार और किसान, सबसे ऊपरले पायदान पर सरकार या अंग्रेज ब्रिटिश शासन था और सबसे निम्न पायदान पर समाज में किसान को रखा गया था। तो इनके बीच धीरे धीरे करके बिचौलियों की संख्या बढ़ती चली गई। सरकार अपनी ज़मीन को मुख्य रूप से ज़मींदारों को किराए पर देती थी। बड़े ज़मींदार उस ज़मीन को छोटे ज़मींदारों को किराए पर देते थे। उसके बाद उनसे छोटे ज़मींदारों को ज़मीन किराए पर दी जाती थी। धीरे धीरे करके सबसे लास्ट में जो उस पर कृषि करता था, जिसका नाम किसान था, उसके और सरकार के बीच में बिचौलियों की संख्या बढ़ती चली गई। और इसमें बताया गया कि इस प्रकार इन बिचौलियों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच गई थी। और ये सभी 50 बिचौलिए केवल कृषि से ही अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। और बिचौलियाँ बिना कोई उपयोगी काम के किसानों के उत्पादन पर आश्रित हो गए थे, जो किसानों की दरिद्रता का एक प्रमुख कारण बना था। तो किसानों को इसमें कुछ नहीं मिलता था और जितना भी लाभ होता था कृषि से, वो केवल जमींदारों को और सरकार को ही प्राप्त होता था। उसके बाद आता है इसमें हमारा अगला, दरिद्रता का अगला जो कारण, जिसमें बताया गया कि साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। कि साहूकार किस प्रकार किसानों का शोषण करते थे, जिसके कारण उनका जीवन यापन करना भी दुर्भर हो गया था और उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो चुके थे। तो इसमें बताया गया किसान फसल अच्छी नहीं होने पर भी जमींदार अथवा सरकार को उन्हें टैक्स या भू राजस्व देना ही पड़ता था। चाहे उसके लिए किसान साहूकारों से, जो समाज का अमीर वर्ग होता था, जो पैसा ब्याज पर लोगों को उपलब्ध कराता था, उसे साहूकार नाम दिया गया है। तो ये किसान भू राजस्व अदा करने के लिए साहूकारों पर निर्भर थे। साहूकारों से कर्ज लेकर के वो अपनी ज़मीन की नीलामी को बचाते थे और सरकार के पास या जमींदार के पास भू राजस्व जमा कराते थे। इसके अतिरिक्त परिवार में जन्म, मृत्यु, शादी और खुशी के अन्य अवसरों पर भी किसानों को दूसरों से कर्ज लेना पड़ता था। और इस कर्ज की जो ब्याज दरें थी, जो साहूकार इन्हें कर्ज देते, इस पर जो ब्याज दरें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी। और इस ब्याज और कर्ज के कारण किसान उस कर्ज तले नीचे दबता हुआ चला जाता था। इसमें एक उदाहरण बताया गया है, जो ब्याज की दर दी गई है, लगभग यह दर 200 से 300 गुना होती थी। इसके अतिरिक्त साहूकार किसानों की निरक्षरता का लाभ उठा करके धोखे से या धोखा देने में वो नहीं चूकते थे और किसान एक बार साहूकार के चंगुल में फंस जाता था, फिर उसका बाहर निकल पाना लगभग असंभव माना जाता था।
अगला किसानों की दरिद्रता का कारण आता है 7वां, जिसमें बताया गया है कि किसानों को शीघ्र फसल बेचने के लिए बाध्य करना। तो किसानों की दरिद्रता का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि किसानों को बाध्य किया जाता था कि वो अपनी फसल को जल्दी से जल्दी बेचें। इसका कारण था कि सरकार या जमींदार का लगान या साहूकार का कर्ज अदा करना। और ऐसी स्थिति में व्यापारी, जो बहुधा गांव का साहूकार भी होता था, पूरा पूरा लाभ उठाता था। वह किसानों की फसल को कम कीमत पर, बाजार से कम कीमत पर खरीदता था, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान केवल किसानों को ही होता था। इसके बाद आता है हमारा इसमें 8वां जो है लास्ट, की कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसमें बताया गया कि ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, और इस कारण किसान उन फसलों को, वाणिज्यीकरण केवल वाणिज्य कृषि पर जोर दिया गया कि सरकार केवल किसानों से उन फसलों को, जमींदारों से उन फसलों को पैदा करने के लिए कहती थी जिनसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स या लाभ मिल सके। जिन्हें व्यापारिक फसलें या वाणिज्य फसलों के नाम से जाना जाता है, वे फसलें जिन्हें केवल बेचने के उद्देश्य से या अधिक लाभ कमाने के लिए जिन फसलों को बोया जाता है, उन्हें वाणिज्य या व्यापारिक फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे कपास, पटसन, नील, चाय और गन्ना। ये ऐसी फसलें थी जिनकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग थी और इनकी कीमतें बहुत अधिक होती थी। इसके अलावा इसमें कहता है कि जिन ये फसलें फार्म में बोई जाती थी, बड़े बड़े खेत, मतलब खेतों को इकट्ठा करके फार्म हाउस बनाए जाते थे, उनके अंदर इन फसलों का उत्पादन किया जाता था। और जिन फार्मों के मालिक अंग्रेज अधिकारी होते थे, उन्हें अधिक लाभ मिलता था। इसके अलावा जिन फार्मों के मालिक भारतीय लोग होते थे, उनकी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। तो इससे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जो किसान थे, उनकी दशा शोचनीय थी, या उनका जीवन दरिद्रतापूर्ण भरा हुआ था। और सबसे ज़्यादा काम करने के बाद भी, दिन रात काम करने के बाद भी, उन्हें भरपेट खाना, भोजन, आवास और कपड़े नसीब नहीं होते थे। थैंक यू स्टूडेंट।